स्टूडेंट, वेलकम टू एडवांस क्लासेस। हम लोग क्लास 10th साइंस के अंतर्गत फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड जो बोर्ड एग्ज़ाम में बनने वाले वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है लिखा गया है, लघु पथन यानी जिसको इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट बोलते हैं तथा अतिभारण जिसको इंग्लिश में ओवरलोडिंग बोलते हैं पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बार जो आगामी परीक्षा बोर्ड परीक्षा है यानी कि आपकी 2025 की परीक्षा आने वाली, उसमें आपका समझ लीजिए कि 100% पूछे जाने के चांस हैं। ठीक, ये दोनों टॉपिक आपके, एक तो ये शॉर्ट सर्किट, दूसरा ओवरलोडिंग। इस पर सिर्फ आपका टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। टिप्पणी का मतलब होता है कि बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में उसका वर्णन कर देना। ठीक, और अगर ये दोनों पर टिप्पणी लिखने के लिए आया तो आपका 4 नंबर में आएगा, या फिर एक ही पर आ जाएगा तो मान लीजिए लगभग 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर अतिभारण यानी ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे हम इसकी परिभाषा आपको बताते हैं और लिख देते हैं बोर्ड पर कि आपको कितना लिखना है। ठीक, तो देखिए इसका जो है उत्तर हम लोग शुरू करेंगे। जब आपको लघु पथन जिसे हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, इसमें आपको कितना लिखना है? इसमें आप लिखेंगे कि जब किसी विद्युत परिपथ में जीवित तार, अब देखिए जो जीवित तार है इसके कई नाम है। जीवित तार इंग्लिश में इसको लाइव वायर बोलते हैं, फेज वायर भी कहा जाता है इसको, है ना, और इसको विद्युत उन्मय तार कहते हैं, ये विद्युतमय तार है ना। तो समझ लीजिए इसके कई नाम है, जीवित तार, विद्युत उन्मय तार कहीं कहीं लिखा मिलता है, और इसको फेज वायर भी बोलते हैं और इसको लाइव वायर भी बोलते हैं। तो जब किसी विद्युत परिपथ में जीवित तार तथा उदासीन तार जिसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। ठीक, जब किसी विद्युत परिपथ में जीवित तार तथा उदासीन तार परस्पर संपर्क में आते हैं, संपर्क में आने का मतलब आपस में स्पर्श कर जाते हैं, टच कर जाते हैं, परस्पर संपर्क में आते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध एकाएक शून्य हो जाता है, यानी एकदम से शून्य हो जाता है। परिपथ का पूरे सर्किट का प्रतिरोध क्या हो जाता है? एकदम शून्य हो जाता है। और आप जानते हैं अगर प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो धारा बहुत तेजी से बढ़ेगी, है ना। तो परिपथ का प्रतिरोध एकाएक शून्य हो जाता है तथा धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है ना, एकदम से बढ़ जाता है, बहुत अधिक हो जाता है ना। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? लघु पथन या शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इस घटना को, या इसे ही, है ना, इसे ही क्या कहते हैं? लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट कहते हैं। आपको इतना ही एग्जाम में लिखना है। ठीक, लघु पथन या शॉर्ट सर्किट क्या है, या फिर आप पूछा जा सकता है इस पर टिप्पणी लिखिए। तो आप यही लिखेंगे कि जब किसी विद्युत परिपथ में जीवित तार और उदासीन तार परस्पर आपस में संपर्क हो जाएंगे यानी टच कर जाएंगे तो पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस एकदम से शून्य हो जाएगा और धारा का मान एकदम से बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह क्रिया है ना, यह घटना ही क्या कहलाती है? आपकी लघु पथन, है ना, शॉर्ट सर्किट इसको कहते हैं। और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए परिपथ में क्या करते हैं हम लोग? फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज क्या है अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, जो है फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा शॉर्ट सर्किट के बारे में, कई बार पढ़ा होगा, कहीं कहीं पर पेपर में भी पढ़ा होगा कि जो है कहीं किसी कंपनी में या फैक्ट्री में आग लग गई तो वहाँ पर
शॉर्ट सर्किट के कारण, है ना, या कभी कभी ऐसा कोई इंसिडेंट आपको पढ़ने को मिलता होगा। तो इससे बचने के लिए ही हम लोग, इसमें क्या होता है, पूरे सर्किट जो है आपका जल जाता है, वायरिंग जल जाती है, तार वगैरह। तो इससे बचने के लिए हम लोग परिपथ में फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब देखेंगे अतिभारण। अतिभारण यानी ओवरलोडिंग क्या चीज़ है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे जब कई, है ना, या अनेक भी लिख सकते हैं। तो जब कई विद्युत उपकरणों को एक ही सर्किट के साथ, है ना, एक साथ एक ही सर्किट में कनेक्ट करते हैं। जब कई विद्युत उपकरणों को एक ही सर्किट से जो है जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, अतिभारण कहते हैं। तो इसे अतिभारण या ओवरलोडिंग, है ना, कहते हैं। ठीक, तो अतिभारण अगर आप मान लिया आ गया पेपर में, या ओवरलोडिंग, तो आप इतना ही लिखेंगे, सिर्फ इतनी टिप्पणी में लिखेंगे कि जब कई विद्युत उपकरणों को एक ही सर्किट से जोड़कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसे हम लोग अतिभारण या ओवरलोडिंग कहते हैं। अब आप जानते हैं कि जो ये तार होते हैं, है ना, तो इन वायर्स की भी एक विद्युत धारा को सहन करने की क्षमता होती है। अब आप जो है इनमें बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, ये तारों के ऊपर जो सुरक्षा वाली प्लास्टिक लगी होती है वो पिघल जाएगी, और पिघल जाएगी तो तार संपर्क में आ सकते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का यानी लघु पतन होने का खतरा हो सकता है। ठीक, या फिर अब जैसे कि आप इस शब्द से देखिए, ओवरलोडिंग या अतिभारण आपने सुना होगा। जैसे मान लिया आप ही हैं और आपको 20 किलो वज़न उठाने की क्षमता है, या आप सह सकते हैं, तो आपके ऊपर 50 किलो का वज़न लाद दिया जाए तो क्या होगा, है ना, इसे ही तो ओवरलोडिंग बोलेंगे। तो यही आप समझ लीजिए कि जब कई विद्युत उपकरण हैं और उनको एक ही सर्किट से कनेक्ट किया जाए, उसमें इलेक्ट्रिक करंट है यानी विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अतिभारण बोलते हैं, ना, अतिभारण कहते हैं। तो आप केवल इतना ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है विद्युत फ्यूज क्या है, विद्युत परिपथों में इसका क्या महत्व है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% समझ लीजिए चांसेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है विद्युत फ्यूज या फिर इसका सर्किट में क्या इम्पॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत फ्यूज या विद्युत फ्यूज है क्या, है ना। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इसके उत्तर में लिखेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा लिख देते हैं, फिर आपको समझा देंगे, है ना। विद्युत फ्यूज तांबे, टिन व लेड, है ना, तांबे, टिन व लेड की मिश्र धातु से बना एक छोटा सा तार होता है, जो चीनी मिट्टी आपने देखा होगा, जो घरों की वायरिंग में जो मेन जहाँ पर वो लगा होता है बोर्ड वगैरह, वहाँ पर मीटर में वहाँ पर आपने देखा होगा। तो जो चीनी मिट्टी के बने होल्डर में दो धात्विक टर्मिनल का मतलब जैसे कि एक इस तरीके का आपका देखिए, ऐसे इस तरीके से होता है, ऐसे ही बना होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा इधर समझ लीजिए, ऐसे इस तरीके का। तो यहाँ पर एक धातु की पत्ती लगी होती है, एक धातु की पत्ती है, तो इन्हीं दोनों को टर्मिनल बोलते हैं। और इसी में ये तार क्या होता है, इस तरीके से कसा रहता है ना। तो चीनी मिट्टी के बने होल्डर में दो धात्विक टर्मिनलों है ना,
ठीक, दो धात्विक टर्मिनलों में कसा होता है या यहाँ पर लिख सकते हैं दो धात्विक टर्मिनलों के बीच कसा होता है। ठीक, इसका गलनांक, आगे लिख सकते हैं कि इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है। आप सिर्फ इतना लिखेंगे, ठीक, कि विद्युत फ्यूज तांबे, टिन व लेड की मिश्र धातु से बना एक छोटा सा तार होता है जो चीनी मिट्टी के बने होल्डर में दो धात्विक टर्मिनल, है ना, दो धात्विक टर्मिनलों के बीच कसा होता है और इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। बस इतना ही आप लिख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा और लिख सकते हैं, इसको परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, तो ये आप याद रखिए। बाकी इतना ही लिख देंगे, बस आपका ये विद्युत फ्यूज की परिभाषा हो जाएगी। ठीक, जैसे मान लिया इसको सर्किट के साथ इस तरीके से लगाते हैं, ये आपका सर्किट है और यहाँ पर आपका ये मेन स्विच है, यहाँ पर लिख दीजिए एक लाइव वायर, इन जो है न्यूट्रल वायर, और इसके बीच में जो है यहाँ पर मान लिया एक बल्ब लगा हुआ है या और कोई उपकरण लगा सकते हैं, ऐसे इस तरीके से बना देंगे, ऐसे ये आपका बल्ब है इस तरीके से, और यहाँ पर जो है विद्युत फ्यूज लगा देंगे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से फ्यूज लगा सकते हैं, ये आपका फ्यूज है। ठीक, बात समझे कि नहीं? तो ऐसे ही जो है सर्किट के साथ इसको श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है, तो ये विद्युत फ्यूज हो गया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, तो आपने इसके पहले पढ़ा है कि जो है दो चीज़ें, एक तो अतिभारण यानी ओवरलोडिंग और लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट, है ना, दोनों चीज़ें आपने पढ़ी है। तो इन किसी विद्युत परिपथ में यानी कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि उसमें करंट क्या हो जाती थी, ओवरलोडिंग या फिर इधर जो अभी पढ़ा आपने शॉर्ट सर्किट, उसमें करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, है ना, आवश्यकता से अधिक हो जाती थी धारा, तो इसका गलनांक बहुत कम होता है। तो जब बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगी तो ये क्या हो जाता है, जल जाता है। और यहाँ से अगर ये जल गया, देखिए अगर ये जल गया तो यहाँ से सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, अब आगे धारा जा नहीं पाएगी, जिससे जो भी अन्य उपकरण होंगे वो सब जलने से बच जाएंगे, है ना, यानी खतरा होने से बच मतलब खतरा नहीं होगा। यानी किसी सर्किट के अंदर आपकी पूरी वायरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें या अन्य उपकरण जो हैं वो जलने से बच जाएंगे, इसका यही जो है महत्व है। ठीक, तो आपका विद्युत फ्यूज क्या है और इसके परिपथ में आप जितना भी लिखें, आप केवल महत्व में इतना लिख देंगे कि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग विद्युत परिपथ में करते हैं, जिससे हमारे उपकरण जो है वो जलने से बच जाते हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, एमसीबी को विद्युत फ्यूज पर वरीयता क्यों दी जाती है, अथवा ये ऐसे भी पूछा गया है एग्जाम में, फ्यूज की जगह एमसीबी का क्या लाभ होता है। 4 नंबर का प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, यानी कि परिपथ में एमसीबी को फ्यूज के स्थान पर क्यों हम इस्तेमाल करें, क्यों लाभकारी होता है। ठीक, तो देखिए फ्यूज के बारे में आपने पढ़ लिया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, एमसीबी भी फ्यूज का ही काम करती है और आजकल ज़्यादातर परिपथ में एमसीबी को ही फ्यूज के स्थान पर लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको लिखना क्या है, आप इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखेंगे कि जब किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण तथा जो है अतिभारण तथा लघु पथन, है ना, अतिभारण को ओवरलोडिंग बोलते हैं, लघु पथन को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो जब किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण तथा लघु पथन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो इस स्थिति में विद्युत धारा का मान परिपथ में बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे विद्युत फ्यूज क्या हो जाता है, जल जाता है। तो उसको पुनः दोबारा बार बार जो है बदलना पड़ता है। लेकिन जब फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, जब ऐसी समस्या आती है यानी अतिभारण व लघु पथन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं विद्युत परिपथ में, तो एमसीबी क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है ना, ऑफ हो जाती है, जिसको हम पुनः ऑन कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, क्योंकि इसको ऑफ हो जाएगी ये, तो इस समस्या को हम दूर करके इसको पुनः ऑन कर देंगे। लेकिन अगर फ्यूज जल जाएगा, ठीक, तो दोबारा फ्यूज लगाएंगे, फिर से अगर ये समस्या आ गई
तो फिर उस तार को बदलेंगे, क्योंकि बार बार उसका गलनांक कम होता है तो वो जल जाएगा, है ना। तो केवल आपको इतना ही लिखना जितना हमने बताया है, ठीक। और ये 4 नंबर का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए, है ना। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी बोलते हैं, है ना। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये आपके एग्जाम में आया है 2024 में और इस बार आने की संभावना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर का प्रश्न है ये। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए, ठीक। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आप क्या लिखेंगे कि जब हम अपने दाएं हाथ में धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ते हैं, है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि यदि हम अपने दाएं हाथ में धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा चालक की धारा की दिशा में हो, अंगूठा किधर हो, धारा की दिशा। मान लिया ये धारावाही चालक है आपका, ठीक। और इसको हमको ऐसे पकड़ना है, ऐसे, इसमें करंट ऊपर की ओर जा रही है, धारा ऊपर की ओर जा रही, तो अंगूठा देखिए ऊपर की ओर है ना, दाएं हाथ। जैसे मान लिया ये हमारा, ये क्या है, धारावाही चालक है, इसको ऐसे पकड़ना है कि ऊपर की ओर इसमें करंट जा रही है, मान लिया। तो अंगूठा किधर है, धारा की दिशा में है। तो ये जो उंगलियां हैं, मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये, है ना, ये इसके चारों ओर जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये किसकी दिशा को बताती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। किसको, ये ऐसे इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ये बताती हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, है ना। तो आपको केवल इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, इस नियम में क्या लिखेंगे कि यदि हम अपने दाएं हाथ में धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें, यदि हम अपने दाएं हाथ में धारावाही चालक मतलब धारा जिसमें प्रवाहित हो रही है ना, धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई उंगलियां, याद रखना ये मुड़ी हुई, इस तरीके से जो उंगलियां ऐसे मुड़ रही ना, ऐसे पकड़ रहे हैं, तो ये मुड़ी हुई उंगलियां, मुड़ी हुई उंगलियां जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, है ना। तो आप जो है केवल इतना ही लिख देंगे। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। यह भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो समरूप का मतलब होता है एक समान, है ना, चुंबकीय क्षेत्र, उसमें धारावाही चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। तो इस पर लगने वाला जो बल है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है ये बताना है आपको। दूसरा बताना है कि बल की दिशा किस नियम से, इस बल की दिशा किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इस तरीके से आप खींचेंगे तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई चालक रखा है, धारावाही चालक, ये देखिए, और इस चालक की लंबाई क्या है, एल है, स्मॉल एल लंबाई का एक चालक तार रखा है, ठीक। और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित हुई, आई धारा। ये चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, ये जो चालक तार है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल पर जो है रखा गया है। तो जैसे ही ये इस चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तुरंत इस चालक तार पर एक बल कार्य करेगा, याद रखना, है ना, एक चुंबकीय बल कार्य करता है। और वही बल यहाँ पूछा गया है किन किन बातों पर निर्भर करता है, और अगर इस बल की दिशा ज्ञात करना हो तो आप कौन सा नियम प्रयोग करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखेंगे, किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्या बताएंगे हम लोग, लिखेंगे जब किसी चालक तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, जो है थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है तो इस पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। अगर आप इतना लिखें, नहीं तो आप सीधे लिख सकते हैं कि चालक पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। कैसे लिखेंगे इसका उत्तर, चालक पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यह चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, यह चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक।
क्या लिखेंगे यहाँ पर, यह चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, I, है ना। चालक में बहने वाली धारा, ठीक, चालक में बहने वाली धारा I के जो ये लगने वाला बल है इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये चालक में बहने वाली धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। वैसे यहाँ पर इस बल का फार्मूला हम लिख देते हैं, ये फार्मूला होता है बराबर IBL sin थीटा, ये फार्मूला होता है इस बल का, जो चुंबकीय बल ये लगेगा उसका सूत्र होता है बराबर IBL sin थीटा। तो ये बल पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, यह चालक में, ये लिख देना, ये हमने वैसे ऐसे लिख दिया है आपको पहले हिंदी में लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। यह चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती I हो गया, पहली बात हो गई। दूसरा पॉइंट है आप क्या लिखेंगे कि यह चुंबकीय क्षेत्र के जो है अनुक्रमानुपाती होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, B यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो भी एक समान है ना। तो यह याद रखना। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, यह चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, यह समानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती B लिख देंगे। नंबर तीसरा देखते हैं। नंबर तीसरे पॉइंट पर क्या लिखेंगे कि यह चालक की लंबाई L, यह चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती L हो जाएगा। यह चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, है ना। चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, चौथी बात देखिए किस पर निर्भर करेगा, तो यह चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या मतलब होता है साइन, ज्या मतलब क्या हो जाएगा, साइन, है ना, बात समझे कि नहीं। तो यह जो ये थीटा बनना है किसके बीच का कोण है, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये चालक तार की दिशा के बीच बनने वाला, ना। देखिए ये चालक तार है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, इनके बीच ये थीटा कोण बनना है, तो इसकी ज्या ले लेंगे, तो इस थीटा की जब ज्या लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, है ना। कोण थीटा की ज्या का मतलब साइन थीटा, है ना, के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या लिखेंगे, यह चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो चार बातों पर निर्भर करता है, इस तरीके से आप लोग लिख देंगे, F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर इन चारों नियमों को एक साथ मिला लें, अगर इन चारों नियमों को एक साथ मिला लें तो हम लोग यहीं से फार्मूला बना सकते हैं बराबर IBL sin थीटा। याद रखना जो लगने वाला बल है ये फार्मूला क्या निकलता है, F बराबर IBL sin थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया। केवल हमसे इतना पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र में, समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये चार बातों पर निर्भर करता है, ऐसे आप लिख देंगे। फिर अब अगला क्वेश्चन इसमें जोड़ा गया है कि यह जो बल है वो बल की दिशा, इस बल की दिशा किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं आप लोग, तो याद रखना इस बल की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। यहाँ लिख देंगे इस बल की दिशा, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है ना। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। केवल इतना आपको लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है और इस बार पूछे जाने की संभावना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको सिर्फ ये लिखना है यहाँ पर कि चुंबक और धारावाही परिनालिका में क्या अंतर होता है। 2-3 मुख्य अंतर आप लिख दीजिए ऐसे जैसे हमने यहाँ लिखा है। 4 नंबर का प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चुंबक और धारावाही परिनालिका इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक। तो आप जानते हैं जैसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि इसके सिरों पर चुंबकत्व अधिकतम तथा मध्य में न्यूनतम होता है, ठीक। अगर एक कोई चुंबक ले लें, वैसे तो आपके जो है फिजिक्स में जो भी चुंबक मतलब ज़्यादातर पढ़ाया गया वो क्षण चुंबक, जिसको हम लोग दंड चुंबक बोलते हैं। तो ये देखिए हमारा एक क्षण चुंबक है या दंड चुंबक। तो इसके ध्रुव, इधर वाला N ध्रुव है, ये क्या है S ध्रुव, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इसके सिरों पर चुंबकत्व अधिकतम, ठीक। तो यहाँ पर ये देखिए ये सिरे हैं,
यहाँ पर जो है चुंबकत्व सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन मध्य में न्यूनतम होता है। यहाँ बीचों बीच में चुंबकत्व का गुण क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन सिरों पर चुंबकत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो ये पहला पॉइंट चुंबक में लिख देंगे। ठीक, अब इधर धारावाही परिनालिका में देखें अगर, तो इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकत्व क्या हो जाता है, समान होता है। ठीक, धारावाही परिनालिका कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, ये आपकी धारावाही परिनालिका है ना। तो इसके अंदर परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकत्व समान होता है, यानी चुंबकत्व का मान समान होता है, लेकिन बाहर की बात करें तो बाहर अलग हो जाएगा। ठीक, बाहर अलग अलग होता है, जबकि इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकत्व का मान सेम होता है। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यह एक स्थायी चुंबक है, यह स्थायी होता है। चुंबक क्या होता है, स्थायी होता है। जो हमारा क्षण चुंबक या दंड चुंबक है वो क्या हो जाएगा, स्थायी होता है। ठीक, लेकिन धारावाही परिनालिका क्या है, ये अस्थायी चुंबक होता है। ये जो है परमानेंट मैग्नेट है, ये टेम्परेरी है। अस्थायी का मतलब जब तक धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाहित करेंगे तभी तक ये चुंबक का काम करेगा, यानी तभी तक इसमें चुंबकत्व का गुण आएगा, है ना। तो ये अस्थायी है ना, क्योंकि जब तक धारा प्रवाहित करेंगे तब तक ये चुंबक बना रहेगा, लेकिन जैसे धारा का मान बंद कर देंगे, प्रवाहित करना बंद कर देंगे, तो ये फिर जो है चुंबक नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये हमारा अस्थायी चुंबक है और ये क्या है, स्थायी चुंबक है। तीसरा पॉइंट है इसके सिरों की ध्रुवता का मतलब जैसे अभी आपने देखा था, ये चुंबक है आपका, ये एन ध्रुव, ये एस ध्रुव, है ना। तो ये पोलैरिटी जो है ध्रुवता है, तो इसके सिरों की ध्रुवता नियत रहती है ना। और इसके सिरों की ध्रुवता धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। मतलब इसके सिरों की ध्रुवता को आप इस तरीके से नियत है, अगर एन ध्रुव उधर है, एस ध्रुव इधर, तो ये कांस्टेंट हो गया, एन इधर ही रहेगा, एस इधर रहेगा। लेकिन इसके सिरों की जो परिनालिका है, इसके सिरों की जो पोलैरिटी है, यानी एन ध्रुव और एस ध्रुव होने का जो गुण है, ये धारा की दिशा पर निर्भर करता है। अगर धारा की दिशा हम बदल देंगे तो ये एन यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हैं, आप लिख सकते हैं इतने। 4 नंबर में केवल इतना ही आपको लिखना है। बाकी एक और पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि इसकी प्रबलता नियत रहती है। चुंबक जो है इसकी प्रबलता नियत रहती है और इसकी प्रबलता को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी कि अगर धारा का मान बढ़ा दें तो धारावाही परिनालिका में जो चुंबकत्व का गुण है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसकी प्रबलता को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं और इसकी प्रबलता क्या हो जाती है, नियत रहती है। बाकी ये 3 पॉइंट हैं, आपको एग्जाम में इतने ही लिखने हैं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग वाम हस्त नियम भी इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये नियम भी आपके एग्जाम में पूछा गया है 4 नंबर में। इसमें आप क्या लिखेंगे कि यदि हम अपने इस नियम के अनुसार, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, है ना, ये बाएं हाथ का नियम है, याद रखना। तो क्या लिखेंगे, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, जैसे ये देखिए अंगूठा, तथा इसके पास वाली दोनों उंगलियों, अंगूठे के पास ये दोनों उंगलियां हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, यदि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। ये देखिए यहाँ 90 बनना है, इनके बीच 90 बनना है ना। क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तब यदि पहली उंगली यानी कि ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा बीच वाली उंगली वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है ना। क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरी उंगली जो है परिपथ में बहने वाली धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरी उंगली चालक में बहने वाली धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो चालक पर लगने वाला बल है वो अंगूठा दर्शाएगा। यानी कि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। ये आपका नियम हो गया।
अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? तो आपको कितना लिखना है? देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं, हेडिंग डालेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, या इन्हीं को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं। अगर आ जाए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, तब भी आपको यही चीज़ लिखनी है। तो क्या लिखेंगे? किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्या लिखेंगे? किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अविरत प्रदर्शन करती हैं। आपको केवल इतना लिखना है। ठीक, अविरत मतलब कि कॉन्टिन्यूअस आप कह सकते हैं, मतलब अविरत, बिना मतलब किसी रुकावट के, है ना? बात समझे कि नहीं? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का, है ना, अविरत प्रदर्शन करती हैं। या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो उस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। आप केवल इतना ही लिखिए बस। ये आपकी हो गई चुंबकीय बल रेखाएं, है ना? किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत रूप से, कॉन्टिन्यूअस, है ना, प्रदर्शन करती हैं। तो ये हो गई चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखते हैं इनके प्रमुख गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं। तो इनके गुणों को समझने के लिए सबसे पहले हम एक दंड चुंबक के द्वारा या क्षण चुंबक से हम बना देते हैं चित्र जरा। देखिए, ये हमारा एक दंड चुंबक या क्षण चुंबक है ना? ये आपका दंड चुंबक या क्षण चुंबक है। ठीक, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए ऐसे, इस तरीके से। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न जो है अलग से भी पूछा जाता है कि किसी क्षण चुंबक या दंड चुंबक के द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का जो चित्र है ना, वो भी बनाने के लिए आता है आपका अलग से। तो आप जो है इसको समझ लीजिए ऐसे, इस तरीके से। इस तरीके से आपको इसको बनाना है। ठीक, तो ये जो हमारा ये बीच में है, ये कौन सा चुंबक है? क्षण चुंबक या दंड चुंबक। अब इसके गुण आप क्या लिखेंगे? इसके प्रमुख गुण में पहला गुण ये लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव यानी एन ध्रुव से निकलती हैं। ठीक, एन ध्रुव से निकलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। याद रखना, ये इंटर कर जाती है चुंबक के अंदर। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं, है ना? और पुनः जो है बाहर, उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। तो आपको पहले पॉइंट में लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और ये एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। देखिए, यहाँ से इधर निकली और यहाँ से होती हुई अंदर चली गई, तो बंद लूप का निर्माण करती हैं। ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये अलग से भी पूछा जा सकता है। ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को जो है स्पर्श नहीं करती हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, है ना? दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, है ना? क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेद करेंगी तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, है ना? तो अलग से भी आप ये पॉइंट पूछा जा सकता है और इसको लिख सकते हैं कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि अगर
मतलब नहीं काटती हैं किसी बिंदु पर, क्योंकि अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। ये हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि चुंबक के ध्रुवों के समीप, देखिए यहाँ चुंबक के ध्रुव हैं, ध्रुव के पास चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं, है ना। क्या लिखेंगे अगला पॉइंट कि चुंबक के ध्रुवों के समीप चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जबकि इससे दूर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। यानी अन्य जगह पर चुंबकीय, यहाँ देखिए और जगह पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हैं, लेकिन चुंबक के ध्रुवों के पर क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं। ठीक, तो इस तरीके से 3-4 पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हैं बिना मतलब ज़्यादा कुछ समझे। बस एक प्रकार से ये चित्र आप दिमाग में बैठा लेना, और यही चित्र आपके 4 नंबर में पूछा गया एग्जाम में, जो है कि ये कैसे पूछा गया क्वेश्चन कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचिए। यही क्वेश्चन आ जाएगा, तो सिर्फ चित्र इतना आप बनाएंगे। 4 नंबर में अलग से इतना प्रश्न बन सकता है, किसी क्षण चुंबक या दंड चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं खींचिए, तो आप इतना ही बना देंगे बस। ठीक, और यहाँ से एक क्वेश्चन जो हमने बताया ना 2 नंबर का पूछ सकते हैं कि कभी भी बताइए कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर क्यों नहीं काटती हैं। तो आपको लिखना है कि इसलिए नहीं काटती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसकी एक बिंदु पर केवल एक दिशा होती है। तो अलग से इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इनके गुणों में आप पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से निकलती हैं और इस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि ये बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तीसरा पॉइंट वो कटान वाला जो अभी बताया वो लिख देना। चौथा पॉइंट ये लिख देंगे कि चुंबक के ध्रुवों के पास ये क्या होती हैं, ध्रुव के पास क्या होती है, पास पास होती हैं, और इनसे दूर क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा और इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। जितने भी चुंबकीय बल रेखाओं और इनके गुण से बनने वाले क्वेश्चन हैं वो आपके इस जो है इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमने सारे क्वेश्चन बता दिए। ठीक, बाकी ये अगर सब मिला करके एक कहो 6 नंबर का भी पूछ लिया जाए सारी चीज़ें जो हमने बताया, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। ठीक, अगर कोई स्ट्रेट वायर है यानी कि सीधा धारावाही चालक है, तो इसके द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न क्या होगा, इसको जो है चित्र द्वारा दर्शाना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा गया है। ठीक, तो इसके लिए देखिए ये आपका एक चित्र दिया गया है, इसमें ए बी एक सीधा धारावाही चालक तार है और यहाँ पर एक बैटरी लगी है, बैटरी से धारा प्रवाहित हो रही है इसमें। ये धारा नियंत्रक है जिसके द्वारा हम धारा को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस तरीके से इनका पैटर्न आएगा। अब इनको बनाने का तरीका क्या है, देखिए जब धारा की दिशा नीचे से ऊपर होगी, जब तार में धारा की दिशा नीचे से ऊपर होगी, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी वो घड़ी की विपरीत दिशा में होंगी, यानी एंटी क्लॉक वाइज होंगी, है ना। देखिए इधर धारा नीचे से ऊपर जा रही है तो चुंबकीय बल रेखाएं एंटी क्लॉक वाइज हैं, एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि घड़ी इधर की ओर चलती है ना, तो उल्टा है। जब चालक तार में धारा नीचे से ऊपर होगी, याद रखना, जब चालक तार में धारा कहाँ होगी, नीचे से ऊपर की ओर, तो ये एंटी क्लॉक वाइज होंगी, है ना, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी वामावर्त दिशा में। किस तरफ होंगी, वामावर्त। इसको बनाने के लिए आप लगा सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल, यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नेम यहाँ लगाइए और इसको देखिए ऐसे पकड़िए, धारा की दिशा में अंगूठा है तो ये बल रेखा इधर की ओर है ना, ऐसे। तो ये चीज़ इस तरह तो आप देख लिए हैं, इस तरह बना हुआ है, लेकिन अगर इसको ऐसे, भाई तार है ये, ऐसे इस तरह पकड़े हम, तो चुंबकीय बल रेखाएं इसके चारों ओर कैसे होंगी, इस तरीके से ऐसे। ठीक, लेकिन ये जो ऐसे वाला चीज़ है ये आपको ऐसे दिख रहा है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये आप ध्यान रखिए, जब चालक तार में धारा नीचे से ऊपर की ओर होगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज होंगी चुंबकीय बल रेखाएं, या इन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। और जब धारा की दिशा को चेंज कर दी जाए, यानी कि अभी हम धारा ऊपर से नीचे कर दें, है ना, ऊपर से नीचे होगी, तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनकी दिशा क्या हो जाएगी, घड़ी की दिशा में हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, है ना। तो याद रखिए, जब नीचे से ऊपर की ओर तार में धारा जाएगी तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगी, घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगी, है ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और जब ऊपर से नीचे की ओर धारा आएगी तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा घड़ी की दिशा में हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इसके साथ एक और इधर देख लेते हैं, इसके साथ ही आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है, अगर एक समान कह दिया जाए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं का चित्र बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये अगर इस तरीके से हम बनाएंगे तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को
दर्शाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए अगर आपको कह दिया जाए कि चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाइए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक। और ये क्या है, एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का ये चित्र हो गया, ठीक। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनाइए, ठीक। सिर्फ आपका ये चित्र बनाने के लिए आ चुका है एग्जाम में एक बार, और ये जो है इस बार भी आने की संभावना है। इसके पहले हम लोगों ने अभी देखा था एक सीधे चालक तार के कारण, है ना। जब तार एक सीधा था तो उसमें चुंबकीय बल रेखाओं का जो है क्या पैटर्न था उसको देख लिया हमने। और उसी प्रकार अगर उसी तार को हम एक लूप के रूप में मोड़ दें, अगर ये आपका तार है इस तरीके से, अगर इसको एक लूप के रूप में ऐसे मोड़ दिया जाए, है ना। लूप का मतलब क्या हुआ, एक इस तरीके से छल्ले के रूप में इसको मोड़ दें, तब जो है चुंबकीय बल रेखाएं किस तरीके से बनेंगी। अभी तार आपका क्या था, एक तरीके से एक सीधा था स्ट्रेट, और इसी तार को ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मोड़ करके एक लूप बना दिया गया वृत्ताकार, और यहाँ पर इधर देखिए इधर से धारा जा रही है ना। इधर एक समझ लीजिए एक बैटरी आपको लगानी है जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकल के इसमें इधर की ओर जाएगी और इधर की ओर आएगी। तो इसको इतना ही बना दीजिएगा आप। तो इधर से देखिए धारा जा रही है और इधर से धारा आ रही है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए अगर इस जगह पर इस तार को हम एक थोड़ी देर के लिए मान लें कि एकदम सीधा है, जैसे अभी आपने सीधा वाला तार के कॉन्सेप्ट समझा ना, तो उसको समझ लीजिए यहाँ पर एक किनारों पर अगर मान लीजिए एक प्रकार का सीधा तार है, तो सीधे तार में जब नीचे से ऊपर, यहाँ अगर इसको मान लीजिए इतना पार्ट एक मान लीजिए कि एक सीधा तार की तरह व्यवहार कर रहा है, तो यहाँ पर जो है धारा नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर। तो हमने क्या बताया था, जब धारा नीचे से ऊपर जाएगी तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी, याद रखना। जब यहाँ देखिए नीचे से ऊपर जा रही है, यहाँ पर ऐसे नीचे से ऊपर, तो इनकी दिशा किधर की ओर है, चुंबकीय बल रेखाओं की एंटी क्लॉकवाइज। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर धारा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ना, अगर यहाँ पर देखिए इतना हम एक मान लें कि एक सीधा तार है, इतना मान लें सीधा तार, ठीक, कुछ मिनट के लिए मान लें, तो इसमें धारा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो इसमें घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही। अब आप ये जो बीच वाली बनाई हमने, अगर नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, केवल यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना दीजिए, तब भी आपका सही है। लेकिन ये बीच वाली भी बना सकते हैं बनाना चाहें तो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ यही समझना है कि अगर वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनाने के लिए आएगा तो आप एक धारावाही लूप बना दीजिएगा। इधर से धारा एक तरफ से धारा जाएगी, दूसरी तरफ से आएगी, जिधर जाएगी तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर किनारों पर यहाँ पर अगर हम इसको कुछ मिनट के लिए मान लें कि एक सीधा तार है, तो सीधे तार में यहाँ देखिए धारा नीचे से ऊपर जा रही है, तो नीचे से ऊपर जा रही है तो यहाँ पर विपरीत दिशा में, अभी पढ़ा आपने ना अगले क्वेश्चन में कि जब धारा नीचे से ऊपर जा रही होगी तार में तो घड़ी की विपरीत दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। यहाँ पर अगर यही चीज़ देखें तो ऊपर से भाई इधर से धारा इधर आ रही, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रही, तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, घड़ी की दिशा में होगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो इस तरीके से ये वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है अभी लेटेस्ट, पिछली बार, इस बार भी आने की संभावना है, ठीक। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो इस चैप्टर से बच्चों 4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे 10 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, ठीक। तो इस वीडियो में बच्चों यहीं तक, बाकी अगला वीडियो जो हमारा आएगा इसी चैप्टर का वो होगा 6 नंबर वाला, और इस चैप्टर से आपका एक 6 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन पक्का है, 100% एग्जाम में आएगा। तो इसके बाद वाला वीडियो जो हमारा होगा इसी चैप्टर का वो प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर वाला होगा, और 4 नंबर वाले आपके जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं एग्जाम के लिए वो हमने 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से के वीडियो आपके लिए इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएं और आपकी तैयारी परीक्षा की अच्छी जो है होती रहे। तो बच्चों अगर जो है आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।